5 फरवरी 2025 की सुबह 6:42 के आसपास की बात है। अमेरिका के एक फौजी ऑफिसर होता है, नाम उसका चीफ माइकल डब्ल्यू बैंकस होता है। उसने सोशल मीडिया हैंडल यानी कि एक्स पर 23 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया और उस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि हमारे देश यानी कि अमेरिका के अंदर कुछ लोग अवैध रूप से घुस आए हैं और किस तरह से हम उन्हें वापस कर रहे हैं। यानी कि वो भारत के वासी थे, 104 लोग थे, उनके हाथों में हथकड़ी थी और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। किस तरह से उनको एक जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया और उनको भेजा गया। अफसोस की बात तो ये थी कि अमेरिका में जो भारत का दूतावास होता है, इस बात की इसको जानकारी नहीं लग पाती है और विदेश मंत्रालय इस बात पर एक तरह से चुप्पी सी साध जाता है, जैसे कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि अन्य देशों के लोगों को भी कुछ इस तरह से भेजा जा रहा था, लेकिन भारत के दूतावास ने और विदेश मंत्रालय ने इसमें कुछ ठोस कदम नहीं उठाए और इस तरह से बड़ी संख्या में लोगों को जलालत झेलनी पड़ी। ये अभी 10 दिन बीते ही थे इस बात को कि 15 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम शहजादी होता है, शहजादी को यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी की जेल होती है अल बाथवा, वहाँ पर फांसी की सज़ा दे दी जाती है, यानी कि फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी विदेश में जो भारत का दूतावास होता है आबू धाबी के अंदर, उनको इस बात की भनक ही नहीं लग पाती है, ना ही विदेश मंत्रालय को इस बात की भनक लग पाती है। लड़की के माँ और बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बेहाल थे। वो अपनी बेटी की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार उनकी बेटी किस हालत में है, सही है नहीं है, क्या उसे फांसी दे दी गई है या नहीं दे दी गई है। जब कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल पाता, तब माँ बाप दिल्ली हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं। वहाँ से पता करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी बेटी के साथ का आखिरकार हुआ क्या है। जब कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और इस मामले को गंभीरता से लिया, तब इस लड़की की फांसी के 13वें दिन बाद पता चलता है कि उस लड़की को 13 दिन पहले फांसी दे दी गई है। इस कहानी के माध्यम से पता चलता है कि माँ बाप की बेबसी, साथ ही विदेश मंत्रालय और जो दूतावास होता है उसकी लापरवाही सामने आती है कि किस तरह से एक माँ बाप परेशान थे और ये इन लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लग पाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बांदा का। एक थाना लगता है मंटोद, इसी का एक गांव लगता है गोयरा मुंगली। दरअसल 70 साल का एक बुजुर्ग आदमी, नाम उसका शब्बीर खान होता है। शब्बीर खान की बेटी दरअसल आबू धाबी की एक जेल है जिसका नाम है अल बाथवा, वहाँ पर वो कैद होती है पिछले 2 साल से। अपनी बेटी से वो हर हफ्ते लगभग बातचीत हो जाया करती थी, लेकिन अब 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत गया है। 8 दिन हो चुके थे, लेकिन बेटी से बातचीत नहीं हो पा रही थी। अब ऐसी स्थिति में वो आदमी परेशान हो जाता है। बुजुर्ग आदमी अपनी बेटी से बातचीत ना होने के कारण वो मोबाइल को लेता है और ऐसे ही मोबाइल के पन्ने पलटना शुरू कर देता है। एक आबू धाबी का उसको नंबर होता है बुजुर्ग आदमी के पास। उसने उस नंबर पर वैसे ही एक मैसेज डाल दिया, उधर से आया कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तभी वो कहते हैं कि मेरी बेटी से बातचीत नहीं हो पा रही है, मैं उसी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। अब इस बात पर बुजुर्ग आदमी के सवाल का कोई जवाब तो नहीं मिलता है, लेकिन जब कई दिन बीत जाते हैं, 28 फरवरी 2025 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास उसी नंबर के माध्यम से उस बुजुर्ग आदमी को ये मैसेज दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी को 15 फरवरी 2025 की सुबह फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया है, यानी कि इसको सजाए मौत दे दी गई है। बस इतना था। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन ये जानकारी जो थी ऑफिशियल नहीं थी, बल्कि अनऑफिशियल जानकारी थी। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हमारे पास ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको दे नहीं सकते। माँ और बाप यानी कि उस लड़की के अम्मी और अब्बू परेशान हो जाते हैं, अपना वकील करते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं। जाकर कहते हैं कि हमारे बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए 28 फरवरी 2025 को एक याचिका दायर की जाती है और याचिका को जो कोर्ट होता है बड़ी गंभीरता से लेता है और विदेश मंत्रालय को एक नोटिस जारी करता है कि 3 मार्च 2025 तक हमें हर हाल में इस बात का जवाब दे दीजिए, ताकि हम इनके माँ बाप को ये बता सकें कि क्या हुआ है क्या नहीं। और पता चलता है कि सजाए मौत दे दी गई है, यानी कि लड़की की मौत के 13 दिन के बाद माँ बाप को ये अब ऑफिशियल जानकारी मिल चुकी थी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि इस लड़की को सजाए मौत दे दी गई, यानी कि उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के ज़िला बांदा के थाना मंटोद के इस गांव का नाम है गोयरा मुगली। वहाँ के रहने वाली लड़की, जब वो 8 साल की थी, उसके साथ एक हादसा हो जाता है और जब हादसे में इनकी वो जल जाती है और बड़ी होती है, तो उसकी शादी वगैरह हो नहीं पा रही थी। चेहरे पर कुछ दिक्कत थी और वो ऐसे ही एक फेसबुक के माध्यम से एक लड़के से दोस्ती होती है जो कि आगरा का रहने वाला मोहम्मद उज़ैर होता है और उसी के माध्यम से उसकी फूफा के पास वो आबू धाबी में चली जाती है। और आबू धाबी में जाने के बाद उनके घर का काम वगैरह देखती थी, एक तरह से नैनी का काम करती थी। और इसी बीच में उनको एक बेटा पैदा हो जाता है। बेटे की भी देखभाल करती है, लेकिन एक दिन बेटे की मौत हो जाती है।
मौत का सारा इल्ज़ाम आ जाता है इस लड़की के ऊपर। हालांकि लड़की ने साफ साफ अपने माँ बाप से ये कहा था कि उसको एक इंजेक्शन लगा था और इंजेक्शन लगने के बाद उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। उसके बाद बच्चा रोने लगता है और उसको वो दूध पिला दिया जाता है और उसके बाद मर जाता है। लेकिन उधर जो बच्चे की माँ होती है, नाम उसका नाजिया होता है, जो कि वहीं पर एक कॉलेज में प्रोफेसर होती है। और लड़की जो बच्चे का पिता होता है, नाम उसका फैज़ होता है, जो कंपनी में नौकरी कर रहा था। इन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, उनका ये दावा है, वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस मौके पर आती है, मामले की जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद 10 फरवरी 2023 को इस लड़की इनकी शहजादी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इधर लड़की की तरफ से घर वालों को एक मैसेज दिया जाता है कि उसको फंसाया गया है, उसका इसमें कोई दोष नहीं है। लगभग 57 दिन के बाद इस मामले में FIR होती है, ना ही कोई पोस्टमार्टम होता है और उसको ज़बरदस्ती वहाँ पर भेज दिया जाता है। यानी कि लड़की को आबू धाबी की एक जेल होती है, अल बातफा जेल में रख दिया जाता है। और इस मामले की निचली अदालत में जो सुनवाई होती है, वहाँ से इस लड़की को फांसी की फंदे तक पहुँचाने का हुक्म सुनाया जाता है। इनकी इसको जब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इसके प्राण ना निकल जाए। मामला उसकी उच्च अदालत में जाता है, वहाँ से निचली अदालत वाला जो फैसला था बरकरार रखा जाता है और ये 31 मार्च 2023 को ये फांसी की सज़ा ये तय कर दी जाती है कि इसको फांसी ही दी जाएगी। जैसे ही माँ बाप को ये पता चलती है, उसके बाद माँ और बाप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी इस बेटी के लिए इंसाफ दिलाने के लिए तमाम कोशिशें करनी शुरू कर दी। अब चाहे भारत के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर सामाजिक संस्थाओं हों या वकील हों, जहाँ जहाँ देखो वहाँ वहाँ कोशिश करते रहे और कोशिश करने के बाद भी उनको ज़्यादा कुछ सफलता मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार वक्त आगे बढ़ने लगता है और जब वक्त आगे बढ़ता है तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी वो जुलाई 2024 की बात है, वो कोर्ट का शरण जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट से एक आदेश होता है, थाने में आदेश जाता है और एक FIR दर्ज होती है फैज़ के नाम, उनकी पत्नी नाजिया के नाम और उज़ैर जिस लड़के के माध्यम से ये शहज़ादी आबू धाबी गई हुई थी, जिसका नाम उज़ैर उर्फ पन्ना चौधरी होता है, और फैज़ की माँ सुहाना बेगम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है कि किस तरह से हमारी बेटी के साथ छल किया गया है और उस बेटी को हमारी फांसी के फंदे तक पहुँचा दिया गया है। उधर जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उसके लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी जाती है। 2 मई 2024 को फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी जाती है, लेकिन प्राकृतिक आपदा और राजा के परिवार में किसी की मौत होने की वजह से ये तारीख थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। जो तारीख आगे बढ़ जाती है, पिता को एक और मौका मिल जाता है। पिता ने फिर से प्रयास करना शुरू कर दिया। अब चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सामाजिक संस्थाएं हो, मीडिया हो, तमाम तरह से प्रयास कर रहे थे ताकि उनकी बेटी की जान बच सके, लेकिन ऐसी कोई स्थिति आ नहीं रही थी। 25 जनवरी 2025 को आबू धाबी की जेल से नहीं, आबू धाबी की कोर्ट से फैज़ के पास एक फ़ोन पहुंचता है, मैसेज पहुंचता है कि आपको हमारे ऑफिस में आना पड़ेगा और हमें आपसे कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है। दरअसल उसको जो फैज़ को बुलाया जाता है तो फैज़ को ये बताया जाता है कि तुम्हारे बेटे की जो कातिल है उसको 15 फरवरी 2025 की सुबह में फांसी दी जाएगी और अगर आप चाहें तो आपको एक छूट है, एक अवसर है कि आप अपने बेटे के कातिल को फांसी के फंदे पर यानी कि मौत की सज़ा पाते हुए अपनी आंखों से लाइव देख सकते हैं। जैसे उन्होंने ये बात सुनी, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं ये सब नहीं देख पाऊँगा। लेकिन एक तरफ जो लड़की के माता और पिता होते हैं, माता और पिता ने यानी कि अब्बू और अम्मी ने लगातार कोशिश की अपनी बेटी को बचाने के लिए। वो आगरा भी जाते हैं, उज़ैर से भी मुलाकात करते हैं और फैज़ के भी परिवार वालों से मुलाकात करते हैं कि आप हमारी बेटी को माफ़ कर दीजिए। वहाँ पर कानून है, कानून कुछ इस तरह से या तो माफ़ी, अगर जिसके व्यक्ति को किसी को भी नुकसान हुआ है वो चाहे तो माफ़ कर दे या राजा माफ़ कर दे तो माफ़ी मिल सकती है, वो छूट सकता है, या फिर बदला यानी कि खून का बदला खून, अगर किसी की मौत हुई है तो उसके बदले मौत मिलती है, हाँ, आँख का बदला आँख, हाथ का बदला हाथ। तो इसी तरह से ये जब फैज़ के परिवार वालों से ये छूट दी जाती है कि आप चाहो तो इन्हें माफ़ कर सकते हो, आप चाहो तो बदला ले सकते हो। ना तो वो बदला लेना चाहते थे और ना ही वो माफ़ करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस लड़की को सज़ा मिले लेकिन कम मिले, भले ही चाहे उम्र कैद हो, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि फांसी के फंदे तक पहुँचे और ना ही वो माफ़ करना चाहते थे, क्योंकि वो जिस तरह से उनके साथ हुआ था वो उन्होंने ये भी एक शिकायत एक मीडिया चैनल वालों को दर्ज कराई थी कि हमारा ही तो बच्चा मारा गया था, क्योंकि लड़की ने स्वयं अपराध को स्वीकार किया था। वहाँ की कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी, पुलिस ने जांच की थी, पूरे मामले की एक एक पहलू पर जांच पड़ताल हुई थी और उनको इंडिया के अंदर जो मीडिया में कुछ दिखाया गया, कुछ इस तरह से दिखाया गया जैसे कि ये ही मेन अपराधी हैं, बल्कि उन्होंने तो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट का सहारा, पुलिस का सहारा लिया था, अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया। और एक दिन ऐसी तारीख आती है यानी कि 14 फरवरी 2025 की रात
कोर्ट के कैप्टन इस लड़की यानी कि शहजादी के उसमें बैरक में जाता है और जाकर कहता है कि बेटा तुम्हारे पास अब समय कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो तुम बता सकती हो। जैसे ही शहजादी ने ये बात सुनी, शहजादी का रोकर बुरा हाल हो जाता है। बस वे एक बात कहती है कि मैं अपनी अम्मी और अपने अब्बू से बातचीत करना चाहती हूँ। अपनी अम्मी और अब्बू को वो 14 फरवरी 2025 की रात लगभग 11:58 पर वो कॉल लगाती है। अगर हम अबू धाबी की बात करें तो वहाँ का लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इस बीच में अपने अम्मी अब्बू से बातचीत करती है। लगभग 10 मिनट का समय दिया जाता है और 10 मिनट का समय दिए जाने के बाद ये बताया जाता है कि वो अपने अम्मी अब्बू से बात करते हुए कहती है कि अम्मी अब्बू, जो अपने केस किया है उस केस को वापस ले लेना। मैं एक सुकून की ज़िंदगी चाहती हूँ, आप परेशान मत होना। जब ये बातचीत होती है तो बाप बेटी की बातचीत, माँ बेटी की बातचीत, ये रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। अब कर भी क्या सकते थे, इन्होंने अपनी तरफ से अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, हर संभव प्रयास किया। और जब ये 10-11 मिनट की बातचीत होती है, 10 मिनट की बातचीत होती है, फिर ये बातचीत का सिलसिला ख़त्म होता है। तो ख़त्म होने के बाद लगभग इस बातचीत के लगभग 7 या 8 घंटे के बाद इस लड़की को 15 फरवरी 2025 की सुबह अबू धाबी की उस जेल के अंदर फांसी दे दी जाती है। और इस बात का भारत के दूतावास को, जो यूएई में मौजूद हैं, उनको भी पता नहीं चल पाता है और विदेश मंत्रालय को भी इस बात की भनक नहीं लग पाती है। ठीक वैसे ही जैसे क्या भारत के कुछ लोग जो अवैध रूप से अमेरिका के अंदर घुस जाते हैं, चले जाते हैं, तो उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांधकर उनको वापस भेजा जाता है। और जिस तरह से 23 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इसके बाद पूरे देश भर में इस बात को लेकर चर्चा हो जाती है। और चर्चा इस बात की भी शुरू हो जाती है कि भारत की एक लड़की को यूएई में फांसी दे दी जाती है और यहाँ के दूतावास यानी कि भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय को इस बात की भनक तक नहीं लगती। जबकि मीडिया में कुछ इस तरह के दावे किए जाते हैं कि हमारे देश की विदेश मंत्रालय की बहुत अच्छी बात होती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक, खासकर मीडिया वालों ने यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया कि इस वक्त अगर सुषमा स्वराज होती तो शायद शहजादी को फांसी नहीं होती बल्कि वो बच जाती, क्योंकि उनकी जो प्रयास करने के तरीके थे वो वाकई लाजवाब थे, अनोखे थे। इसमें कोई गुरेज नहीं, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल वर्तमान के जो विदेश मंत्रालय विदेश मंत्री हैं, उनकी कुछ इस तरह की बात ज़्यादा तारीफ होती भी नहीं है। उनकी कुछ मामला ऐसे ही है। माँ बाप बेटी की जो बातचीत हुई थी वो लगभग 10 मिनट की बातचीत है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंत में उस बातचीत को सुनाने की कोशिश करूं। हेलो हेलो, हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कहाँ हो गए बेटा? है बता बता बेटा, बता बेटा। ए ए उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता, फिर वो कसम बेटा, बता अच्छी तरह बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा, है हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ना ना, ले बात कर मेरे से। हाँ बेटा, बेटा हाँ बेटा, तब इतना रात भर जगे, इतनी दुआ करी अल्लाह का, अल्लाह आसमान की लाज रख ले माला। हाँ बेटा, कुछ कहा है किन्ने का कहा, बता बेटा। बस टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है। पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, वैसा ऐसा नहीं है बेटा, क्या टाइम नहीं है। नहीं बेटा, दिए ना किन्ने का कहा बेटा, बता तो गए हुए, कुछ तो कह गए हुए बेटा। अबे आए थे। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। या अल्लाह, वापस ले लेना, ठीक है? हाँ बेटा, इंडिया में जो केस किया है ना वो वापस ले लेना, ठीक है? अरे जैसे देखो बता दे बेटा, जब बताओ मुझे मकसद रिकॉर्ड हो तो रिकॉर्ड हो रहा बेटा, ऐसे बताओ, मतलब आवाज आ रही है, बताओ। वकील साहब को बताओ। हाँ अच्छे से रहना, सुकून से, दुश्मनी वो नहीं देना। जो FIR है वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दुश्मनी। वो ना वकील को कहते
वकील को बता बेटा क्या करना। वकील के बाद कहाँ कहाँ वकील को क्या कहे वकील बताओ। को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले FIR। नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। केस लड़ने से सालों केस लड़ते रहेंगे, वापस मिल लेंगे नहीं मिलेंगे। जब तुम ना रहो तो मैं क्या करने की। कोर्ट कचहरी का क्या झंझट बेटा बंद ना करो। वही बोला किसने बोला होगा फोन आया था, किन्ने क्या कहा बेटा ये बताओ। मैं अर्जेंट कैसे आए अचानक है। कैप्टन आए थे, उन्होंने बोला बस टाइम नहीं है हमारे पास, उन्होंने हमें अलग से दूसरे रूम में रख दिया है। अल्लाह या वैसे हाँ वैसे आ गए जो मतलब क्या दिलवा के लाना है बेटा। हाँ बेटा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा। और हमें किसी को कोई कर्ज नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। नहीं नहीं बेटा टेंशन न ले। 2 साल हो गए बेटा हमारे को बोला आशा थी कि जल्द आ जाइए हमारे बेटा टाइम से मिल जाए बेटा। बेटा बेटा फोन आ जाता तो तसल्ली हो जाती, सुकून मिल जाता हमारे को। या अल्लाह अल्लाह मदद कर दे, बड़ी उम्र कर दे हमारी सयादी की मौला गए। जगह बेटा हिम्मत नहीं है तो अभी मदद करें। लगे तो हमारी कोर्ट कचहरी बंद कर देना, नहीं करना हमारी वजह से भाग दौड़ बंद कर देना सब। बेटा अल्लाह ताला सकता हमें ऐसे कोई फायदा नहीं था। बेटा हमें यही लगता कि उनने सर की दर्द की मारे ही बता दी, हमें ऐसा लग रहा है दिल में ऐसा हो रहा है। आराम से रहना बेटा, हम उनको माफ कर देना, हम कुछ नहीं कर पाए तो मान के लाने बेटा हम उनको माफ कर देना। बेटा कुछ बता दे कल से परसों से हमें अच्छा लग रहा था सयादी। हम कह रहे थे कि कुछ ना कुछ अल्लाह ताला अचानक हमें सयादी हो सकता है पहले छोड़ गए, उनके दिल में रहम आ जाए। हमें ऐसा लगा था कल परसों नहीं बताया पापा से हम कैसे। कैप्टन ने बोला कि शायद शायद तो बात कर लेना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात कर लेना शायद ले जाए। कैप्टन ने कहा कि फैज आएगा मिलने के लिए हमसे। अरे कुछ नहीं बेटा, तू देख कुछ ना हो यार, इंशाअल्लाह दुआ के लाना हमें। अल्लाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह मुसीबत से बचा ले, अल्लाह मुसीबत से बचा दे। हम राजी है, अल्लाह के हर फैसले पे राजी है हम। बिल्कुल अल्लाह ने हम तो लिखी तो ठीक है, राजी है। बिल्कुल सही है। नहीं अल्लाह को हम राजी, अल्लाह को राजी है बेटा, अल्लाह के ऊपर राजी है। अल्लाह बस यही बेटा, हमारे पास दुश्मनी नहीं लेना आप, ठीक है बेटा। तुम्हारे लाने सब कुछ करे के लाने तैयार है, तुम ना रहो तो तुम क्या करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। FIR वापस ले लेना बस। कितने एक्सीडेंट हुए मेरे साथ समझना, एक और एक्सीडेंट हो गया बस। अरे नहीं बेटा भूलना पाइए बेटा, भूलना पाई बेटा, ऐसी मौत तो नहीं भूल पाती बेटा। ऐसा ही है क्या बाजार का तो इतना बोल आ गया, बाजार का तो कुछ 2 दिन नहीं क्या चलो। अल्लाह रहम कर मौला, हमारे भीख दे दे, मैं सयादी की जान की अल्लाह भीख दे दे, भीख मांग रहे जग रहे थे। हमने न किसी से शिकायत है न कोई शिकवा है, ठीक है। अपने दिल में कुछ नहीं रखना। हमने किसी के साथ अगर कुछ किया है गलत, अगर इसी को हो तो ये लास्ट बात करेंगे, उनसे बात करें, लास्ट बात करते कुछ होता है तो लास्ट बात कहना, लास्ट बात मीटिंग करवा कहना मेरी आखिरी ख्वाहिश है बस। हाँ नहीं कर सकते पापा, नहीं कर सकते। तो आपके है ही वो अपने हाथ क्या ही वो क्या कहना मिट्टी
मिट्टी में तेरे मारेगा। माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर पाया तुम्हारे साथ। मिट्टी में कहना मिट्टी मांगा दे जाना कहना आखिरी पता नहीं पापा नहीं कर पाएंगे कुछ। सब करना ला इलाहा पीठा कलमा पढ़ना अल्लाह से दुआ करना 24 घंटे कलमा। अबे बच्चों के बैठो दुआ मांगो बस, अल्लाह से दुआ मांगो बेटा। अल्लाह है फैसला करने वाला है बेटा, अल्लाह फैसला करने वाला है मौला। वो बदल सकता बेटा, वो हाल बदल सकता बेटा। वो हमें दिल में पता नहीं क्यों कल परसों से जैसे अच्छा सा लग रहा, अंदर से खुशी सी महसूस हो रही है। तुम तो हो सकता नहीं तो लग रहा बेटा। या अल्लाह मौला नहीं परेशान, ठीक है ठीक है बेटा। अल्लाह ताला को है। अब हमें कोई बता बेटा दे और बता पापा से और बात नहीं मैं सब सुन ली। मैं वो सब सुन रही बेटा। समझाया जाता अपनी बिटिया को लड़की है बोल बेटा कर दिया बेटा। तुम बताते रहो बता बेटा। बेटा तुम बता बेटा तुम बताओ। मुझे कहाँ गलती हुई बेटा, मुझे गलती क्या हुई बता। मेरे बहुत कोई बेटा। سوف ينتهي توقيت المكالمة خلال دقيقة واحدة. نرجو إنهاء المكالمة. फिर बात कर लेना बेटा, क्या नाम है और बात करनी खत्म हो तो ऊपर जी के कर लिया है। नहीं मिलेगा पापा। तो फिर करवा तो फिर कर लेना, अब कर लेना थोड़ी देर है मेरा। अल्लाह सब्र दे तुम्हारे दिल को, अल्लाह ताला वाह मालिक, अल्लाह सब्र दे मौला। अल्लाह बेटा सबको मारेगा अल्लाह। या अल्लाह उन्हें कभी न बख्शे पाओगे नहीं है। बात कर बेटा क्या तो कहे ही वो बता दिया करवाएं तो कर ले। फोन कर जाएगा। हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते गया के रहने वाले हैं अनिल चौधरी, पानीपत के रहने वाले मोहम्मद शावेज सैफी हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही दनकोर के रहने वाले राजेश कुमार हैं, बिहार के रहने वाले रज्जाब अली उनकी पत्नी हैं साहिल परवीन। आज इनकी शादी की सालगिरह है। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें विनीत विश्वकर्मा, मनीष मयंक, ताहिर हैं, रिंकी, रेखा, फारूक मोबिन, बाबूलाल, शिवराज राठौर, कृष्ण कुमार, सुनील कुमार परवेज, ड्राइवर जितेंद्र कुमार योगी, मोहम्मद बिलाल चौधरी, अनिल कुमार आचार्य, डॉक्टर नरेंद्र कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।